नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे और आज जो बड़ी घटनाएं पूरे प्रदेश में हैं, जो बड़ी खबरें जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो आपके साथ साझा करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से नादौन के दौरे पर गए हैं। 12 तारीख को वापस शिमला आएंगे। आज धर्मपुर भी गए थे। उसका एक रीजन ये था कि वहां जो लोकल विधायक हैं, उनके पिताजी की डेथ हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री पहली बार अभी गए हैं वहां। और जो उसके अलावा मामले हैं, आज सीएम ने जाने से पहले शिमला में 2 बड़ी बैठकें की हैं। एक बिजली बोर्ड को लेकर है और एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर है। इन बैठकों में क्या हुआ वो भी आपको जानकारी देंगे और साथ में ये बताएंगे कि बिजली सब्सिडी को लेकर जो डिसीजन है अब वो किस स्तर पर पहुंच गया है। किन की सब्सिडी जाने का खतरा है, जो सब्सिडी सरेंडर करने को मुख्यमंत्री या सरकार कह रही है, उसका इंपैक्ट किस तरह से आने वाला है, क्योंकि रेगुलेटर से परमिशन मिल गई है। और एजुकेशन में 3 बड़े फैसलों की आज आपको जानकारी देंगे। पहला, जो टीचर विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए एक प्रोसीजर नया बना है। दूसरा, जो अवार्डी टीचर हैं उनकी एक्सटेंशन को लेकर कैबिनेट में केस गया था। जैसे पहले उनको एक्सटेंशन मिलती थी और उस तरह से। और एक कॉलेज प्रिंसिपल के साथ आज शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने लंबी बैठक की है। रैंकिंग से रिलेटेड ये मामला है और किस तरह से कॉलेजों में रैंकिंग अब होगी वो आज की बैठक में एक प्रोसीजर जैसा तय हुआ है। इसके बाद युक्तिकरण से कर्मचारी क्यों डरे हैं, बिजली बोर्ड का ये मामला है। एक और भर्ती में एफआईआर हुई है और ये वो स्टेनोटाइपिस्ट का मैटर है जिसको कैबिनेट सब कमेटी ने भी क्लियर कर दिया है, लेकिन अब उस पे ये एफआईआर हुई है। उसकी आपको वजह भी आगे बताएंगे। इल्मा अफरोज पर फिर से हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया और ये ऑर्डर सरकार के लिए उतना अच्छा है नहीं, जैसा पहले कह रहे थे कि मामला सेटल हो गया। जेबीटी टीजीटी भर्ती नियमों में जो बदलाव की फाइल है वो कहां पहुंची है। बीजेपी के जो संगठन चुनाव है उसमें नया खेल क्या हुआ है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज सरकार से और कांग्रेस से दोनों से तीखे सवाल पूछे हैं। रेरा की रेस शुरू हो गई है। ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसके लिए जो हमारी सरकार के जो रिटायर होने वाले अधिकारियों के बीच में लॉबिंग चलती है, इसमें क्या शेड्यूल है वो बात करेंगे। और एमएड काउंसलिंग की जो अपडेट है वो आपके साथ साझा करेंगे कि वो किस तरह से चीजें आगे चलेंगी। राज्य चयन आयोग से भी 2 जो रिजल्ट है वो घोषित हुए हैं, ये भी आपको जानकारी दे दें। और ये एफआईआर का जो मामला है उसके साथ ही ये जानकारी भी आपके साथ साझा कर लेंगे। साथ में बात करेंगे जो तहसीलदारों की एक प्रमोशन हुई है, वो भी आपको आज का ये ऑर्डर है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। और एमएड काउंसलिंग का एक शेड्यूल एचपीयू से आया है। मौसम पूर्वानुमान को लेकर लगभग सिचुएशन सेम जैसी रहेगी मैदानी क्षेत्रों में। ऐसा पूर्वानुमान है कि अभी जो जिसको बोलते हैं कि जो धुंध और उसके बाद की जो ठंड होती है उसका एक रिस्क है। हालांकि पूर्वानुमान की मैं अगर बात करूं, 10 जनवरी ड्राई है, 11 और 12 को 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर जो मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश जो है 11 और 12 को संभव है। हालांकि लोहड़ी के आसपास 13, 14, 15, 16 ये ड्राई आगे स्पेल रहेगा, लेकिन 11 और 12 को मौसम हिमाचल में खराब बताया गया है। तो ये अभी तक का जो पूर्वानुमान वो था। इसके बाद अगली बात अगर करें तो जो अगली बात है वो रिजल्ट घोषित करने वाले जो 2 पोस्ट कोड हैं। ओटीए पोस्ट कोड 1073 फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है। 162 का चयन किया आयोग ने। ये आज का एक जिसको कह सकते हैं आपकी आज का ये रिजल्ट था। और एक जो पोस्ट कोड है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, ये पोस्ट कोड 1000 में, हालांकि इसमें एक ही पास हुआ है सिर्फ, लेकिन ये रिजल्ट भी आज घोषित हो गया है। 2 रिजल्ट जो है आए हैं, आप इसकी जानकारी राज्य चयन आयोग की वेबसाइट से विस्तार से भी ले सकते हैं। इसके बाद जो अगले विषय हैं उन पे एमएड काउंसलिंग का शेड्यूल जो आया है एचपीयू से, उसकी सूचना आपको देने। एमएड की खाली सीटों को लेकर काउंसलिंग फिर से होगी। 17 और 18 जनवरी को यह काउंसलिंग कराई जाएगी।
17 को वो छात्र काउंसलिंग में भाग लेंगे जिन्होंने एमएड की प्रवेश परीक्षा दी है। तो बाकी शेड्यूल इसका कल आप अखबार में विस्तार से देख सकते हैं। इसके बाद जो रेरा को लेकर एक अपडेट है वो भी आपके साथ साझा कर लें, क्योंकि इसका इंतजार बड़े समय से हो रहा था कि कब रेरा को लेकर जो जिसकी नोटिफिकेशन होती है और उसके बाद लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, ये प्रोसेस चला हुआ था। लेकिन इसके लिए एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर को लेकर आवेदन सरकार ने मांगे हैं। यहां डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी थे, वो आपको पता है रिटायर हो गए हैं। 2 जो इनके यहां मेंबर थे वो भी रिटायर हो गए हैं, अपना कार्यकाल पूरा कर गए हैं। और इसके बाद अब ये प्रोसेस शुरू हुआ है इस पोस्ट को दोबारा से भरने का। इसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन जो मांगे गए हैं और इन आवेदनों के आने के बाद फिर सरकार आगे फैसला लेगी कि किस तरह से अगली बातों को लेकर डिसीजन लेना है और किस तरह से आगे इसमें बात बढ़नी है। इसके बाद बिंदल ने तीखे सवाल पूछे हैं। एक्चुअली आज अपने पार्टी ऑफिस में मीडिया के साथ इन्होंने बात की है और उसमें वर्तमान कांग्रेस सरकार को कहा कि ये शोषे वाली सरकार है, पहले खुद शोषा छोड़ते हैं और उसके बाद फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए फैसले लिए जाते हैं। दूसरा, जो ये बिजली सब्सिडी को लेकर सरेंडर करने का जो कैंपेन चल रहा है, इसको लेकर भी सवाल पूछा है डॉक्टर बिंदल ने कि जो पोल प्रोमिसेस थे, जो चुनाव से पहले लोगों को भ्रमित करने के लिए वादे किए गए थे, वो कहां हैं, और ये जो अभी आप सरेंडर करने के लिए कैंपेन चला रहे हैं, इन दोनों में क्या समानता है। इस तरह से जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं। जहां तक बात बीजेपी का, आपको पता है संगठन चुनाव चल रहे हैं और इन संगठन चुनाव में जो मंडल के चुनाव हैं वो लगभग हो गए हैं, लेकिन ऊना जिला फंस गया है। जो जिला के चुनाव हैं, 17 संगठन जिले हैं बीजेपी के, इनमें से 16 जिलों के जिलाध्यक्ष चुने जा चुके हैं, लेकिन ऊना जिला का जिलाध्यक्ष भी अभी तक नहीं चुना गया है। और उसकी वजह यह है कि ऊना जिला में देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा जब आए थे और हरोली भी, इन तीनों मंडलों में जो मंडल अध्यक्ष हैं वो नहीं चुने जा सके हैं और इसीलिए ये टोटल 10 मंडल इस जिले में हैं, जिनमें से 6 में अभी मंडल अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं। तो जब 50% तक मंडल अध्यक्ष नहीं चुने गए हों तो जिलाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। इसी कारण ऊना में जिलाध्यक्ष का चुनाव अटक गया है। हालांकि आज भी कुछ डिस्कशन हुई है, सहमति बनाने की कोशिश है और एक साथ मंडलाध्यक्ष भी और जिलाध्यक्ष भी चुनाव एक साथ हो जाएंगे और एक साथ नॉमिनेशन इसमें हो जाएगी और फिर रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन नई बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अभी तक टेंटेटिव जो डेडलाइन है वो 25 जनवरी तक रखी गई है बीजेपी के द्वारा कि उस 25 जनवरी तक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो चुनाव हो जाएगा। लेकिन जो संभावित उम्मीदवार इसमें हैं उन सबके जो बायोडाटा हैं, रिज्यूमे हैं, वो पार्टी ऑफिस दिल्ली चला गया है और वहां से फिर डिसीजन इसमें होना है। हालांकि अभी अगर हम देखें तो बीजेपी में जो अध्यक्ष पद को लेकर 2 तरह का एक तरह से लॉबिंग चल रही है। एक लॉबिंग वो है जो अभी विधानसभा में एमएलए हैं लीडर, जिनमें विक्रम सिंह ठाकुर भी हैं, विपिन परमार भी हैं, त्रिलोक जम्वाल भी हैं, रणधीर शर्मा भी हैं, सतपाल सत्ती भी हैं। और एक हैं जो राज्यसभा में हैं या विधानसभा में नहीं हैं, जिनमें इंदु गोस्वामी हैं, जिनमें डॉक्टर सिकंदर कुमार हैं और राजीव भारद्वाज भी हैं। अभी हाल ही में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में एक एफआईआर राज्य सरकार ने की है। ये एक लोन के सिलसिले में है, 20 करोड़ का लोन नॉन ऑपरेशन एरिया में दिया गया और इस लोन की फाइल को अप्रूवल में इस प्रोसेस में पूर्व जो चेयरमैन हैं बैंक के और वर्तमान सांसद हैं राजीव भारद्वाज वो भी थे। हालांकि चुनाव से पहले इनको आरसीएस से क्लीन चिट एक तरह से मिल गई थी, क्लियरेंस मिल गई थी, क्योंकि चुनाव से पहले जो आरोप लगे होते हैं या जो लोनिंग के इशू होते हैं उनको लेकर एक बार क्लियरेंस लेनी पड़ती है, तो उन्होंने क्लियरेंस ले ली थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने ऐसे व्यक्ति पे एफआईआर की है जिसमें इस लोन में जिसको फायदा मिला है और जिसकी शिकायत पे ईडी ने हिमाचल में एक्शन किया है। तो ये मामला थोड़ा क्रिटिकल अब है और इस एफआईआर में क्या जो वर्तमान सांसद हैं उनको भी उलझाने की कोशिश होगी। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के अंदर भी इस मामले की चर्चा है, इसीलिए कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो लॉबिंग चल रही है उसमें क्या ये भी एक वजह है एफआईआर कि अभी क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हुई। इस तरह के कई सवाल बीजेपी में भी उठ रहे हैं।
तो आने वाले दिनों में ये पता चलेगा, क्योंकि बैंक इसमें अलग से भी एक एफआईआर करवा रहा है, और जो विजिलेंस को दिया है मामला एफआईआर का, वो राज्य सरकार ने बीओडी से अप्रूव करके वो भी भेजा था। तो ये मामला आने वाले दिनों में देखने के लिए होगा कि इसमें आगे क्या होता है। जहां तक बात जेबीटी और टीजीटी के भर्ती नियमों की है, भर्ती नियमों में बदलाव हो रहा है। बदलाव की वजह आपको पता है एसएमसी की है, और एसएमसी के जो एलडीआर कोटा देना है उनको रेगुलर भर्ती के लिए 5% का कोटा, उसके लिए आरएनपी रूल चेंज हो रहे हैं। एजुकेशन की ब्रांच में 3 कैडर्स की इसमें टीजीटी संस्कृत है, जेबीटी है और एक और है, ये फाइलें पहुंच गई हैं। जो फाइलें लॉ से क्लियर होकर आ रही हैं, अगले हफ्ते में इनके ऑर्डर हो जाएंगे। और ये ऑर्डर की अपडेट हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि टीजीटी और जेबीटी में जो कमीशन की भर्तियां होनी है, जिनका इंतजार प्रदेश के युवा कर रहे हैं, अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो भर्ती भी जल्दी हो जाएगी। इसीलिए इस भर्ती से रिलेटेड, इस आरएनपी रूल के बदलाव से रिलेटेड हर चीज को समझना जरूरी है। जहां तक बात है इसके बाद इल्मा अफरोज पर ऑर्डर की, तो इल्मा अफरोज पर जो ऑर्डर है वो आ गया है कोर्ट से, और आज जो ऑर्डर आया है उसमें हालांकि अगली सुनवाई की डेट भी पड़ी है, लेकिन जो ऑर्डर है वो राज्य सरकार के लिए वैसा नहीं है जैसा कि जवाब दिया गया था कि इल्मा ने बद्दी से अपना ट्रांसफर खुद मांगा था शिमला के लिए, और उनकी रिक्वेस्ट पर ही उनको शिमला लाया गया है, ऐसा सरकार ने कोर्ट में कहा था। आज जो सुनवाई थी उसके बाद अगली सुनवाई अब 28 फरवरी को, क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट में अब ब्रेक होने वाली है 13 जनवरी से, और 26 फरवरी तक शायद ये है, 28 को केस लगा है, दोबारा से सुनवाई होगी। हालांकि आज कोर्ट में खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट जनरल अनूप रतन थे और उन्होंने बाद में बाइट भी दी इस पूरे मामले में। हालांकि हिमाचल हाई कोर्ट ने यह कहा, कोर्ट ने यह पूछा था कि अगर उनको बदलना भी था तो 3 लोगों का पैनल हाई कोर्ट ने मांगा था, और अभी हुआ यह है कि यथास्थिति बरकरार रखने को ऑर्डर किया है, और यह भी कहा है कि जब तक विंटर वेकेशन है 28 फरवरी 2025 को सुनवाई होगी। साथ में आईपीएस अफसरों का पैनल मांगा था, 3 अफसरों का। शुक्रवार को सुनवाई में राज्य सरकार ने न्यायालय के समक्ष 3 आईपीएस अफसरों के पैनल पेश करने में नियमों का हवाला देते हुए फिलहाल जो है वो असमर्थ जताई, और ये कहा कि ये रूटीन प्रोसेस है तबादले, और अभी क्योंकि और जिलों में भी चेंजेस होने हैं तो अभी पैनल दिया जाना संभव नहीं है। इस ट्रांसफर में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम के नियम 56 का अक्षरशः पालन करेगी, ये भी बीच में कहा गया है। लेकिन जो अभी जजमेंट, क्योंकि रिटन में अभी तक कॉपी मिली नहीं है शायद, और जब आएगी तो उसके बाद विस्तार से इस बारे में बात हो पाएगी कि पूरा मामला किस तरह का था। लेकिन जो अभी तक ये अगर हम देखें कोर्ट का जो इसमें कोर्ट का जो मानना है, अब 28 फरवरी तक का भी और इंतजार करना पड़ेगा कि आगे इसमें क्या होता है। जहां तक बात है अवार्डी टीचर्स को एक्सटेंशन की, तो पहले यह व्यवस्था थी, वर्तमान सरकार में इसको बंद कर दिया था, क्योंकि अब जो पिछले कल कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें एजुकेशन की तरफ से यह मामला गया था, मामला डिस्कस भी हुआ कैबिनेट में, और इस मामले में नेशनल अवार्डी टीचर को 2 साल की एक्सटेंशन और जो स्टेट अवार्डी हैं उनको 1 साल की एक्सटेंशन का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट को अभी कैबिनेट से फाइल वापस आने का इंतजार है। जब फाइल वापस आएगी उसके बाद पता चलेगा कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्या डिसीजन हुआ है। लेकिन यह जरूर है कि बहुत सारे टीचर जो ये डिमांड कर रहे थे कि ये एक्सटेंशन उनको मिलनी चाहिए, वो अब मामला एक तरह से सिरे चढ़ सकता है। लेकिन अभी फाइल के वापस आने का इंतजार करना होगा, उसके बाद पता चलेगा कि आगे इसमें क्या हुआ है। जहां तक राजस्व विभाग में प्रमोशन की बात है तो 4 तहसीलदारों को प्रमोट किया गया है, और इनको जो ऑर्डर हुआ है उसके बाद एक जो बद्दी के तहसीलदार राजेश कुमार को डीआरओ किन्नौर लगाए, इनको डीआरओ के पद पर प्रमोट किया गया है। राजेश कुमार को डीआरओ किन्नौर, नगर नियोजन विभाग शिमला सुमेध शर्मा को डीआरओ सोलन, सिरमौर में रिकवरी से नीलक्ष शर्मा को डीआरओ बिलासपुर, और थुरल तहसील से विक्रमजीत सिंह को चंबा में तैनात किया गया है। ये जो डीआरओ जगदीश चंद है उनकी जगह लेंगे। जगदीश चंद का तबादला हमीरपुर कर दिया गया है। इस तरह का आज ये ऑर्डर दिया गया है।
जो पुराने सीपीएस हैं, जिनको जो सीपीएस नहीं रहे, विधायक बन गए, उनको सीनियरिटी के हिसाब से विधानसभा की कमेटियों में लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें चेयरमैन बनाया है। किशोरी लाल को लोक उपक्रम समिति का, मोहनलाल ब्राक्टा को कल्याण समिति का, आशीष बुटेल को जन प्रशासन समिति का, सुंदर सिंह ठाकुर को मानव विकास समिति का और संजय अवस्थी को सामान्य विकास समिति का चेयरमैन बनाया गया है। तो जो ये सीपीएस थे, इनको लेकर ये ऑर्डर हुआ है। अब बात करते हैं जो पेपर लीक प्रकरण एक हुआ था, उसमें एक नई एफआईआर हुई है और ये एफआईआर है पोस्ट कोड 928 स्टेनोटाइपिस्ट के मामले में, जो बार बार ये कहते थे कि उनका मामला फिजूल में दे दिया कैबिनेट सब कमेटी को, क्योंकि उसमें एफआईआर है ही नहीं और उसमें कोई पेपर लीक अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। हमने तब भी बताया था कि 20 ओएमआर शीट गई है फोरेंसिक में और वहां पता चला है कि जो फ्लूइड लगाकर वो जो ओएमआर शीट्स थी उनमें टेम्परिंग मिली है और इस कारण इसमें अब एफआईआर दर्ज हुई है। एक और हमीरपुर थाना में ये दर्ज की गई है। 10 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, उमा आजाद मिलाकर, और ये अब तक 15वीं एफआईआर है पूर्व आयोग पर जो भंग हुआ उस पर, और अभी तक 30 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है। लेकिन इसमें जो सवाल अब ये है कि जो कैबिनेट सब कमेटी है मुकेश अग्निहोत्री वाली, जिस कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य सरकार को रिकमेंडेशन कर दी है रिजल्ट को लेकर कुछ शर्तों के साथ, अब उस रिकमेंडेशन का क्या होगा? क्या उसको फिर से एक तरह से रिव्यू में जाना पड़ेगा या वो रिकमेंडेशन उस तरह से चलेगी जिस तरह से रिकमेंड किया गया है? तो इसके बारे में अभी देखना होगा। अब युक्तिकरण से कर्मचारी क्यों डरे हैं, ये एक बात जरूर देखने की है और ये देखने की इसलिए है कि मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड की एक मीटिंग ली और उसमें कुछ डिसीजन हुए। पहले वो सब्सिडी की बात है, वैसे वो आगे हम करेंगे, लेकिन मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है, ये हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारियों के युक्तिकरण का मामला गरमा गया है और मिनिस्ट्रियल कर्मचारी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और मुलाकात करके ये कहा है कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पदों को ना छिड़ा जाए, ना इनको खत्म किया जाए। जो इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पूर्ण चंद, उनकी अगुवाई में ये मुलाकात हुई और इनके जो प्रतिनिधि साथ में थे और इनको लग रहा है मिनिस्ट्रियल स्टाफ को कि जिस तरह से कुछ अभियंताओं के और कुछ पद खत्म किए गए हैं, उस तरह से यहां भी ऐसा एक्शन ना हो जाए, इसीलिए कर्मचारी जो डरे हैं युक्तिकरण के इस प्रोसेस से और इसीलिए मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। हालांकि इसमें बाद में क्या होता है उसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। जहां तक बात है इसके बाद बिजली सब्सिडी पर ऑर्डर की और मुख्यमंत्री के टूर की, देखिए मुख्यमंत्री की टूर की मैं बात करूं तो सीएम आज निकले हैं, पहले धर्मपुर गए, चंद्रशेखर के जो एमएलए हैं धर्मपुर के, उनके पिता के निधन हुआ था, वहां पर गए उनसे मिलने और उसके बाद नदौन वापस आ गए हैं और अब अपने चुनाव क्षेत्र में रहेंगे 2 दिन लगभग और परसों वापस आएंगे, 12 को शिमला वापस लौटेंगे और उसके बाद जो अगला शेड्यूल है वो मुख्यमंत्री का उस तरह से बनेगा। लेकिन एक और भर्ती में जो इशू हुआ है वो आपको बता दें कि बिजली बोर्ड की सब्सिडी का ऑर्डर, जिसका इंतजार अब है कि आगे क्या होगा। आज देखिए बिजली बोर्ड की मीटिंग थी और ये मीटिंग जो है मुख्यमंत्री ने ली और मैंने आपको पहले भी बताया था जब पिछली मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि आप लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे क्योंकि इनके बहुत सारे लोन 10% से ज्यादा ब्याज के चल रहे हैं बिजली बोर्ड के, तो उस खर्चे को सरकार कम करना चाहती है। और दूसरा है कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट महंगी बिजली खरीदने के हैं, चाहे वो पुराने हैं चाहे नए हैं, उनको भी कैंसिल कैसे करना है, उन एग्रीमेंट से बाहर कैसे आना है, इन पर चर्चा आज हुई। साथ में आईटी डिपार्टमेंट भी था और जो केवाईसी बिजली बोर्ड में चल रही है, मैंने आपको एक फिगर दिया था कि 74% के आसपास केवाईसी हो चुकी है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि जब सारे बिल जो बिजली के मीटर हैं वो केवाईसी में आ जाएंगे तो फिर किस तरह से आगे सब्सिडी को लेकर फैसला करना है, वो डिस्कशन आज हुआ। और आज ये भी चर्चा हुई कि ग्रुप ए और बी के जो अधिकारी हैं उनकी जो सब्सिडी बंद करनी है फरवरी महीने से, क्योंकि इसको लेकर रेगुलेटर से अप्रूवल आ गई, फरवरी महीने से ये बंद होनी है। और इसको लेकर ट्रेजरी से जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो डीडीओ हैं उनके माध्यम से डिटेल लेनी है या कोई और तरीका अपनाना है, लेकिन वो बंद होने वाली है फरवरी महीने से ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए, और वो आज का ये डिस्कशन था। दूसरा ये कि ई केवाईसी के लिए मुख्यमंत्री ने 15 फरवरी तक का समय दिया 100%
कंप्लीट करने को लेकर। और अगर 15 फरवरी तक किसी भी व्यक्ति ने प्रदेश में अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया बिजली मीटर का, तो फिर उसको सिंगल मीटर पर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसीलिए अभी आप जो भी लोग हैं, अगर आपने नहीं करवाया है तो एटलीस्ट अपनी जो ई-केवाईसी है वो करवा लें, ताकि आपकी जो बिजली सब्सिडी पर उस तरह का असर ना पड़े जैसा कि संभावित है आगे जो पड़ सकता है। तो ये बिजली बोर्ड की बैठक थी। एक एग्रीकल्चर की मीटिंग भी सीएम ने ली और इस मीटिंग में ये कहा गया कि सभी फार्मों की, कृषि विभाग के सभी फार्मों में अब प्राकृतिक खेती होगी, वहां कोई किसी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह कही गई है कि 1 वर्ष में प्राकृतिक खेती पद्धति से जोड़े जाएंगे 1 लाख किसान परिवार। ये भी जो है इस मीटिंग में किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हल्दी अदरक के प्रसंस्करण के लिए जो संयंत्र खोलने पर सरकार विचार कर रही है और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में डेयरी आधारित डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ये 2 नई बातें इस मीटिंग में सामने आई हैं जिन पर अभी आपके साथ बात हुई। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग के 3 बड़े फैसले आज के। देखिए, आज जो एक तो सबसे बड़ी बात, राज्य सरकार ने एक जो विदेश टीचर जाना चाहते हैं जिनको लेकर समग्र शिक्षा की तरफ से शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि बच्चों को भी भेजना है, टीचर्स को भी भेजना है, विदेश जाने वाले शिक्षकों से अब शिक्षा विभाग ने आवेदन में मांगे हैं। इसके बारे में आज अधिसूचना हो गई। 5 दिन के भीतर अप्लाई करना होगा। पहले चरण में 150 शिक्षक और 50 छात्र जाएंगे टूर पर। ये 200 का ग्रुप होगा, 150 टीचर और 50 छात्र। लेकिन जिन्होंने जाना है उन्होंने एक फॉर्मेट के तहत अप्लाई करना होगा और इसको लेकर एसओपी शिक्षा विभाग की तरफ से अलग से बनाई गई है। ये एक डिसीजन हो गया। दूसरा डिसीजन हो गया कॉलेज की रैंकिंग को लेकर, और कॉलेजों की संभावित रैंकिंग को लेकर यदि किसी कॉलेज को आपत्ति है तो वे अपनी आपत्तियां 27 जनवरी तक जता सकते हैं। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कॉलेज प्रिंसिपलों के साथ आज बैठक की और उसमें ये डिस्कशन हुआ है। यदि इन आपत्तियों पर सहमति बनी तो सरकार इनके लिए एक अलग कमेटी अलग से बनाएगी और ये दोबारा से आपत्तियों पर गौर करने के बाद उन कॉलेजों का दोबारा से विजिट भी कर सकती है अगर वो कॉलेज सेटिस्फाई नहीं है। अभी तक कॉलेजों की रैंकिंग के स्कोर कार्ड भी नहीं मिले हैं। ऐसे में जो रैंक कॉलेज को मिला है वो अपना आकलन ही नहीं कर पाए हैं। इसीलिए 27 जनवरी तक का समय इन्हें दिया गया है। तीसरा जो डिसीजन है वो मैंने आपको बता दिया कि ये डिसीजन था जो अभी हमारे सामने जो ये है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉलेज के जो स्कूल के जो अवार्डी टीचर हैं, अभी कॉलेजों के लिए तो पॉलिसी आगे आनी है, लेकिन स्कूल के जो हैं उनके लिए जो एक्सटेंशन का प्रोसेस एक चल रहा है। अब डिसीजन जब आता है तो अलग से बात करेंगे। कुछ एडिशनल चार्ज दिए गए हैं। सोनाक्षी सिंह तोमर, इनको ये आईएएस अधिकारी हैं, सीईओ हैं बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ अथॉरिटी के। इनको कमिश्नर एमसी बद्दी का चार्ज दिया गया है। महेंद्र पाल गुर्जर जो हैं ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं ऊना में, इनको कमिश्नर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऊना का चार्ज दिया गया है। और राहुल चौहान जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं हमीरपुर में, उनको दिया गया है एमसी नगर निगम हमीरपुर के कमिश्नर का चार्ज। तो ये तीनों नए नगर निगम नोटिफाई किए थे सरकार ने और नए नोटिफाई करने के बाद ये अतिरिक्त चार्ज अब उनको दिया गया है। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें थी जो हमने आपके साथ साझा की। अगर आपको कोई क्वेरी इसमें है, कोई जानकारी और चाहिए हो तो आप इसी कमेंट बॉक्स में जानकारी के लिए कमेंट डाल सकते हैं ताकि हम उसको देखने के बाद उसका जो रिप्लाई है वो आपको उपलब्ध करवा सकें। ये आज की प्रमुख अपडेट थी। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।